तो चलो आज शुरू करते हैं क्लास। तुम लोग भी हेडिंग डाल दो, भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर 4। भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर 4। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है राष्ट्रवाद। यहां से स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रवाद क्या होता है? देखो 10th क्लास में अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न की बात की जाए कि बोर्ड में सबसे ज़्यादा प्रश्न किस चैप्टर से आता है, तो इतिहास में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी चैप्टर 4 से, क्योंकि इसी में भारत से संबंधित जितनी भी इतिहासकारी घटना है सबका सब हुआ था इसी के अंदर। राष्ट्रवाद शब्द का क्या अर्थ होता है? राष्ट्रवाद को अगर एक शब्द में डिफाइन किया जाए तो मतलब होता है एकता। क्या होता है? एकता। बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जब पूछेंगे तब। राष्ट्रवाद का एक शब्द में डिफिनेशन क्या हो सकता है? एकता। एकता का अर्थ क्या है? सभी लोगों का क्या हो जाना? एक हो जाना। सभी लोगों का एक हो जाना। देखो, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो क्या था? देसी रियासतें छोटी छोटी अलग अलग पार्ट में बटी हुई थी। ये सब क्या थे? देसी रियासतें। पॉलिटी में हम लोगों ने पढ़ा ना देसी रियासतें क्या होती है। ये क्या था? देसी रियासतें। देसी रियासतें अलग अलग पार्ट में बटी हुई थी भारत में। लगभग 565 के करीब देसी रियासतें उस समय थी। आज का एक डिस्ट्रिक्ट, आज का एक जिला उस समय एक क्या होता था? एक रियासत हुआ करता था। जैसे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट हो गया तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट एक अलग रियासत होगा। पटना अलग रियासत है, मुजफ्फरपुर अलग रियासत है। अगर अवध में बात करें, यूपी में बात किया तो गोरखपुर अलग रियासत। इस प्रकार से कितने रियासतें थी? कुल 565 रियासतें टोटल मिला जुला के थी। अब क्या था? कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं। हुआ क्या? ये जो इस रियासत का जो राजा था उसकी हमेशा मंशा होती थी कि इसकी कुछ ज़मीनें हम क्या कर लें? अपने में मिला लें। या इस रियासत का जो राजा था इसकी भी कुछ मंशा थी कि इसकी ज़मीन हम अपने में क्या कर लें? मिला लें। ज़मीन मिला लें या पूरा का पूरा साम्राज्य ही हम ले लें खुद को। तो ये होता था पहले के रियासतों में, एक दूसरे का संपत्ति हड़पना, एक दूसरे के साम्राज्य पे अटैक करना। तो ये हमेशा लड़ाई होती रहती थी इन लोगों में। ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे करेगा, उल्टा भी हो सकता है। मतलब एक दूसरे में आपस में सब लड़ रहे हैं, क्योंकि भारत में उस समय क्या था? राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। ये लोग इंडिया शब्द से परिचित नहीं थे। इंडिया एकजुट कैसे होगा उसके बारे में कोई नहीं जानता था। उनको तो केवल अपने देसी रियासतों से मतलब थी। जैसे हमने बात किया था जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, त्रावणकोर, ये सब के सब देसी रियासतें थी। इनको अपने साम्राज्य से मतलब था। इनको इंडिया के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, इंडिया आखिर एक होगा कब, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। आ रहा है कि नहीं समझ में? अब क्या होता है, जब अंग्रेज यहाँ पे आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो वो व्यापार के माध्यम से भारत में आई थी। उनका एक ही मोटिव था, केवल और केवल बिजनेस करना। क्या करना? व्यापार करने वो लोग आए थे। और जब यहाँ पे आए उन्होंने देखा धीरे धीरे कि भारतीयों में तो एकता है ही नहीं। मतलब अगर हम इस वाले राजा के ऊपर अटैक करते हैं तो इससे उसको कोई मतलब नहीं है। इसको तो और खुशी हो जाएगी कि हाँ चलो भाई पड़ोसी राजा गायब हो गया, अब इसकी जो बची कुछ संपत्ति होगी वो क्या कर लेंगे? हम ले लेंगे। अंग्रेज अगर इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इन सब से इसको कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है मतलब एकता नहीं है। एकता नहीं है मतलब क्या नहीं है? राष्ट्रवाद नहीं है।
तो ये था देशी रियासतों का अलग अलग फूट में रहना। अब किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का जन्म होता है, राष्ट्रवाद आखिर भारत में कैसे पनपा, सभी भारतीय एक कैसे हो गए, कैसे अंग्रेजों के खिलाफ उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, क्रांतिकारी गतिविधियां छिड़ गई, ढेर सारे मूवमेंट्स और आंदोलन चला दिए गए, कैसे होता है ये सब चीज़ें, उसके बारे में आज हमारा क्लास चलेगा। किसके ऊपर? भारत में राष्ट्रवाद के ऊपर। तो राष्ट्रवाद का जन्म कैसे होता है इसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? आज के सापेक्ष में देखा जाए तो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएसए, चाइना या जितने भी देश हैं, अगर कोई एक देश भारत के किसी एक छोर पे भी अटैक करता है तो क्या लगता है, पूरे भारतीयों में उत्साह होता है कि नहीं कि हम उसको करारा जवाब दें? होता है कि नहीं? कि अगर इस बोर्ड को मैं पहले इरेज करता हूं, उसके बाद आगे की चर्चा कर। देखो, अगर वर्तमान इंडिया की बात की जाए आज का वर्तमान इंडिया कुछ इस प्रकार से दिखता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, उस समय ये सब के सब छोटे छोटे डिविजन्स में बटे हुए थे। ये बंगाल अलग प्रांत हुआ करता था, इधर गुजरात, महाराष्ट्र ये एक ही में था, राजस्थान का अलग प्रांत था, अवध हो गया, दिल्ली का क्षेत्र था, और ये जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इधर हैदराबाद अलग प्रांत था। इस प्रकार से उस समय प्रांतों का डिवीज़न था। मध्य प्रांत और ये पूरा का पूरा उड़ीसा का सेक्शन भी उस समय बंगाल के हिस्सा में हुआ करता। अब अगर यहाँ पे अंग्रेज अटैक करते हैं, पहले की बात कर रहे हैं, आफ्टर जब राष्ट्रवाद का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे अंग्रेज अटैक करते हैं तो मुझे बताइए, इनको कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इसको कोई मतलब है? किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके साम्राज्य पे अटैक थोड़ी हुआ है, अटैक तो किसी अलग राजा के साम्राज्य पे हुआ है। इनको कोई मतलब नहीं था। इनको इसलिए कोई मतलब नहीं था कि ये हमारी भूमि थोड़ी है, ये तो किसी और की भूमि है, उस पर कोई और शासन कर रहा है। और वहीं जब अंग्रेज इस पर कब्जा कर लिए, कब्जा करने के बाद जब इसके ऊपर अटैक किए तो क्या कोई बोलेगा? जिस प्रकार से इसके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ, उसी प्रकार से इसके भी पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। फिर अंग्रेजों ने इसको भी अटैक करके अपने में मिला लिया, फिर कोई बोलने वाला है? फिर इस प्रकार से धीरे 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 कर करके अंग्रेजों ने यहाँ पे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने की शुरुआत कर। तो कोई बोलने वाला नहीं है इसमें, और कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। और राष्ट्रवाद के विकास के बाद देखा जाए कि क्या हो रहा है, तो अगर मान के चलते हैं कि ये बंगाल का पार्ट हो गया, अब बगल में है बांग्लादेश। अगर बांग्लादेशियों ने इस वाले बंगाल, अगर पश्चिम बंगाल का हिस्सा माना जाए यहाँ पे, तो बांग्लादेशियों ने पश्चिम बंगाल के हिस्से पर अगर अटैक कर दिया, तो बांग्लादेश तो दूसरा देश है, अलग कंट्री है, और पश्चिम बंगाल हमारे भारत का हिस्सा है। तो इसके ऊपर अगर बांग्लादेशियों ने अटैक कर दिया तो मुझे बताइए, अब क्या वो पहले जैसा सिस्टम है कि बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल पर अटैक किया तो बिहार को इससे कोई मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश वाले को इससे कोई मतलब नहीं है, दिल्ली वालों को इससे कोई मतलब नहीं है? ऐसा होता है क्या? अब अगर बांग्लादेश ने वेस्ट बंगाल पर अटैक कर दिया तो पूरा भारत जवाब देने के लिए तैयार है, पूरा भारत। अगर यहाँ पे बिहार के सैनिकों को भेजा जाए तो बिहारी सैनिक ये नहीं कहेंगे कि बांग्लादेश तो मेरा राज्य नहीं है, सॉरी ये वेस्ट बंगाल तो मेरा राज्य नहीं है, तो हम क्यों जाए उसको बचाने? ऐसा हो सकता है क्या? जिसको भी भेजा जाएगा वो क्या करेगा? जाएगा ही जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है राष्ट्रवाद का मतलब। जैसे तुम्हारे ही घर के अंदर 5 लोग हैं, 5 लोग अलग अलग रह रहे हैं, सब में फूट पड़ी हुई है, सब एक दूसरे को देख के जलते हैं,
किसी से किसी की पटती नहीं है। अब अचानक से कोई दुश्मन तुम्हारे घर पे अटैक करता है, किसी तुम्हारे एक भाई को ले जाकर खींच के 2-4 हाथ दे देता है, तुम्हें मतलब होगा क्या? तुम्हें तो और खुशी मिल जाएगी कि ये मेरा दुश्मन ही था ना, 4 हाथ पिटा गया तो और अच्छा हुआ, है कि नहीं? लेकिन अगर वही राष्ट्रवाद तुम्हारे घर के अंदर है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? एकता। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? एकता। अगर वही एकता तुम्हारे घर के अंदर है और 4 दुश्मन भी पहुंच जाते हैं तो तुम सब मिल के क्या करेगा? लड़ेगा, सब मिल के लड़ेगा। इसलिए लड़ेगा कि तुम्हारे अंदर क्या है? एकता है, राष्ट्रवाद की भावना है। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि सभी जन, पूरे देश के लोग एकजुट होकर अपने देश के लिए संघर्ष करें, अपने देश के प्रति आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं। वहीं क्या होती थी? राष्ट्रवाद। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। तो कुछ बातों को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब राष्ट्रवाद के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? एकता। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? एकता। और किस प्रकार से सभी देशवासी मिलकर भारत के लिए संघर्ष करते हैं, यही तो राष्ट्रवाद है। यही क्या था? राष्ट्रवाद था। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना जो पहले नहीं थी लोगों में, अब कैसे जागरूक हो गई, इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अपना हेडिंग रहेगा भारत में राष्ट्रवाद का विकास। भारत में राष्ट्रवाद का विकास। भारत में राष्ट्रवाद का विकास। तो किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है यूनिटी का, और राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार से होता है, इसके पीछे कुछ कारण है। तो सबसे पहले हम उसमें हेडिंग डालेंगे क्या? कारण। क्या क्या ऐसे कारण थे जो भारत के राष्ट्रवाद के विकास में मददगार साबित हो गए? तो सबसे पहला कारण था, स्टार्ट, अंग्रेजों की धार्मिक नीति शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कारण था बेटा? अंग्रेजों की धार्मिक नीति। धार्मिक का अर्थ क्या है? धर्म से संबंधित। धार्मिक का अर्थ क्या है? धर्म से संबंधित। हमारे देश में उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये 3 धर्म ज़्यादातर थे, और एक नया धर्म का उदय हो रहा था जो अंग्रेजों के साथ हो रहा था, वो था क्रिश्चियन या ईसाई। हमारे यहाँ पहले कौन कौन थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, और एक नया धर्म क्या उदय हो गया यहाँ पे? हालांकि ईसाई धर्म पुराना था, लेकिन भारत में ये नया इन्वेंट हो रहा था, भारत में इसकी नई जड़ें रखी जा रही थी। अंग्रेजों की धार्मिक नीति क्या थी? देखिए, हिंदू में एक प्रथा उस समय प्रचलित थी, सती प्रथा। क्या थी? सती प्रथा। सती प्रथा प्रथा नहीं थी, बल्कि इसको हम क्या बोलेंगे? कुप्रथा। क्या बोलेंगे? कुप्रथा। कुप्रथा क्यों बोल रहे हैं भाई? कु का अर्थ क्या होता है? खराब। कु का अर्थ क्या होता है? खराब। जैसे किसी व्यक्ति का रूप है तो अच्छा है, अगर कुरूप हो गया तो क्या हो गया? खराब हो। कु का मतलब ये होता है खराब हो जाना। तो कुप्रथा का मतलब है ऐसी प्रथा जो सही नहीं हो, क्या हो? खराब हो। खराब प्रथा को क्या बोला जाता है? कुप्रथा। सती प्रथा क्या होती थी? सती प्रथा होती थी कि अगर कोई पत्नी जीवित है और उसके पति का देहांत हो गया, पति का देहांत हो गया, पत्नी जीवित है, तो पति के चिता के साथ साथ पत्नी की भी चिता जला दी जाती थी, उसको जिंदा ही जला दिया जाता था। ये कौन सी प्रथा थी? सती प्रथा। ये अच्छी प्रथा थी कि खराब? बिल्कुल खराब प्रथा थी। ऐसी प्रथाएं नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार और समझिए, अगर कोई कोई हस्बैंड मर गया, तो हस्बैंड मर गया तो उसकी लाश तो जलाई जाएगी। हिंदुओं में जलाने की प्रथा थी, लेकिन उसके साथ वो जीवित पत्नी को भी उसी के चिता पर बांध के जला दिया जाता था, और उसी को बोलते थे सती हो जाना। क्या हो जाना? सती हो जाना। हिंदुओं में ये प्रथा बड़ी तेजी से प्रचलित हो रही थी, सती प्रथा। और नवविवाहित, जैसे कल को शादी हुई है और कल ही किसी का हस्बैंड मर जाता है तो उस लड़की को भी जला दिया जाता था साथ में। इतनी खराब प्रथा थी ये। इसको अंग्रेजों ने देखा तो थोड़ा उनको ऑड लगा कि ये कौन सी प्रथा भारत के अंदर प्रचलित हो रखी है, सबसे पहले इसको क्या होना चाहिए? ख़त्म कर देना चाहिए। तो उन लोगों ने एक, उस समय वायसराय थे, वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल बोलेंगे, विलियम बेंटिक ने क्या कर दिया भाई? सती प्रथा का अंत कर दिया।
विलियम बेंटिक साहब ने क्या किया, सती प्रथा का अंत कर दिया। अब सती प्रथा का अंत केवल विलियम बेंटिक के सहयोग से नहीं होने वाला था, इसके लिए कोई भारतीयों का भी सहयोग चाहिए था। तो उस समय इस क्षेत्र में बड़े अच्छे से काम कर रहे थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अंग्रेजों के पेंशन पे जीने वाले व्यक्ति थे। कौन? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का जब पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दिया, तब अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप तो अच्छे जानकार हैं, आपको अंग्रेज पहचानते भी ठीक ठाक से हैं, तो आप क्यों ना लंदन जाइए और मेरे बंद पेंशन को एक बार फिर से महारानी से रिक्वेस्ट करके चालू करा दीजिए। भाई राम मोहन राय जी इस बात को मान जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लंदन। लंदन में जाके वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं और इनकी पेंशन फिर से क्या हो जाती है? चालू हो जाती है। इसी पे खुश हो जाते हैं अकबर और कहते हैं वाह भाई, इन्होंने तो राजा के जैसा काम कर दिया। मतलब तभी से इनकी उपाधि क्या लग गई? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। और जिस काम के लिए ये वहाँ पे गए थे, वहीं पे ये मर भी गए बेचारे। इनकी समाधि स्थल भी वहीं पे स्थित है, राम मोहन राय की। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया, किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। लेकिन ये सबसे बड़ी आहत का काम था हिंदुओं के लिए। हिंदुओं को पहली बार ऐसा लगा कि इतने सालों से प्रचलित हमारी प्रथा को किसी अंग्रेज ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। बेटा आज छठ पूजा हमारे यहाँ मनाया जाता है? नहीं। मुहर्रम मनाया जाता है, तजिया। अब क्या हो, अगर छठ पूजा में नदियों के किनारे घाट बनते हैं, अगर कोई ये तर्क दे के कह दे कि छठ पूजा के कारण नदियाँ दूषित हो रही हैं, इसमें लोग पता नहीं क्या क्या डाल देता है, इस कारण से छठ पूजा क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। अब तुम बताओ हिंदुओं के मन में कैसी गुस्सा फूटेगी कि कोई कैसे हमारे त्यौहार को या रिलीजन्स के साथ खिलवाड़ कर सकता है। कुछ यही गुस्सा फूटी थी उस समय हिंदुओं में कि सती प्रथा, सती माता, ये लोग सती को क्या बोलते थे? सती माता। सती माता का कोई कैसा अंत कर सकता है? और उसके बाद क्या हुआ? एक कानून बना दिया गया। कानून में सीधे तौर पर कह दिया गया कि आज के बाद कोई भी महिलाएं जिंदा नहीं जलाई जाएंगी। तो इस प्रकार से हिंदुओं को ये चीज़ आहत लग गई कि अंग्रेजों ने मेरे साथ खिलवाड़ कर दिया। तो इस प्रकार से ये धार्मिक नीति जो अंग्रेजों की थी वो एक खराब लगी, और तब सारे हिंदू क्या होने लगे? एकजुट होने लगे कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना है। तो इस प्रकार से देखा, एकजुट होना ही क्या है? राष्ट्रवाद है। एकजुट होना ही क्या है? राष्ट्रवाद। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। ईसाई धर्म जो अंग्रेजों का अपना धर्म था, उसका प्रचार प्रसार यहाँ से शुरू हो जाता है। मतलब हिंदू तो पहले ही से खफा थे अंग्रेजों से, उसमें भी तुम नया धर्म की शुरुआत कर रहा है। ये लोग क्या कहते थे कि जो भी हिंदू राजा है, अगर वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेगा तो हम उसकी संपत्ति को हड़पेंगे नहीं। मतलब ये हिंदू से किस धर्म में बदलना चाह रहे हैं? ईसाई से। मुस्लिमों को भी किस में बदलना चाह रहे हैं? मुस्लिमों को भी कह रहे हैं कि जो भी राजा है, बहुत सारे नीति लगाई गई थी, जैसे डलहौजी की हड़प नीति या सहायक संधि, ढेर सारी ये लोग नीति लेके आए थे। उस पॉलिसी में ये लोग क्या करते थे? राज्य को हड़पते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य को लड़ाई करा देते थे। इसी को तो बोलते थे फूट डालो और शासन करो की नीति। और तब ये कह रहे हैं कि अगर आप ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम आपके साम्राज्य को हड़पेंगे नहीं। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमानों की, सिखों की संख्या कम कर रहे हैं और ईसाई की संख्या क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक नया धर्म, तो ये था आपकी धार्मिक नीति। इन सभी रिलीजन्स को लगा कि कहीं ना कहीं जो अंग्रेज हैं हमारे धर्म को डुबाना चाहते हैं, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए इस मुद्दा पे सभी को क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और धार्मिक नीति के कारण ही राष्ट्रवाद का विकास भारत में शुरू हो जाता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजों की धार्मिक नीति कार्य कर रही थी। तो पहला कारण हमारा हेडिंग क्या होगा? अंग्रेजों की धार्मिक नीति। इसमें लिखिए, पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत कर दिया। जिसका श्रेय
गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को जाता है। विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया। और दोस्तों मैंने बात किया कि किस प्रकार से राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर सेकंड। इसी में सेकंड पॉइंट लिख लो, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी अन्य धर्मों के लोगों में डर का माहौल बना दिया। दूसरे धर्मों को लगने लगा इतना नोट करो, फिर इसके ऊपर लिखेंगे हम। दूसरे धर्मों के लोगों को लगने लगा कि उनके धर्म खतरे में। इस प्रकार से सभी धर्मों के लोग एक होने लगे। इससे राष्ट्रवाद के विकास को बल मिला। ठीक है, इससे राष्ट्रवाद के विकास को बल मिला। इरेज करते हैं इसको। कारण में दूसरे कारण पे चर्चा करते हैं। अंग्रेजी राज्यों का गठन। भारत में जब अंग्रेज आते हैं तो धीरे धीरे क्षेत्रों को जीतना शुरू करते हैं। पहले उनकी मानसिकता क्या थी? पहले उनकी मानसिकता थी व्यापार करना, लेकिन अब उन्होंने देखा कि व्यापार के आगे भी कुछ है। हम यहाँ के राजनीतिक मुद्दों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को हम अपना गुलाम बना सकते हैं, हम इनकी संपत्ति को हड़प सकते हैं। इस कारण से उन लोगों ने क्या किया? सारे राज्यों को धीरे धीरे हड़पना शुरू किया। लड़ाई के बल पे हो, प्यार से हो या किसी संधि के तहत हो, सबको आपस में मिलाने का कोशिश किया। तो अंग्रेजी राज्यों का गठन किस प्रकार से होता है? इसकी शुरुआत होती है 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में बंगाल का उस समय नवाब था सिराजुद्दौला पराजित होता है और प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं। इससे क्या लगा अंग्रेजों को कि छोटी सी तुच्छ भर अंग्रेजी सैनिक बड़े से बड़े राजा के सैनिक को हराने में सक्षम हो गए। इसका कारण क्या था कि हमारे यहाँ लोग हाथी, घोड़ा, भाला, बर्छा, लाठी, तलवार इससे लड़ते थे और वो लोग तोप लेके आते थे, बंदूक लेके आते थे। तो बंदूक के सामने अगर एक बार कोई व्यक्ति एक बंदूक लेके खड़ा हो जाता तो 10 लाठी वाला भी फरार हो जाएगा। 10 क्या 20 लाठी वाला फरार हो सकता है अगर एक गोली किसी को लगती है तो। इस प्रकार से अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीतने में कामयाब हो जाता है। उसी के जस्ट बाद 1764 में बक्सर के युद्ध को उन लोगों ने जीत लिया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अवध को जीत लिया क्योंकि अवध का नवाब उस युद्ध में शामिल था। उसके बाद बंगाल का क्षेत्र को पूरी तरीके से मिला लिया गया क्योंकि मीर कासिम लड़ रहा था और दिल्ली के क्षेत्र पर भी इनका कब्जा हो गया क्योंकि
शाह आलम द्वितीय भी उसमें शामिल था। तो इस प्रकार से बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध एक निर्णायक मोड़ साबित होता है अंग्रेजी राज्यों के गठन में। अंग्रेजों की सहायक संधि, हड़प नीति और लड़ाई के दम पे कई राज्यों को जीता गया और एक अंग्रेजी राज्यों का गठन शुरू किया गया। इसमें क्या होता है, जब अंग्रेजी राज्यों का गठन हो गया तो उस राज्यों के लिए एक कानून, कैसा कानून, एक कानून, मान के चलो कि 10 गो राज्य को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया, बोला कि ये सब ब्रिटिश भारत है। क्या है, ब्रिटिश भारत। और उन सभी राज्यों में अंग्रेज एक सा कानून लगाते थे, एक कानून, जैसे इतना टैक्स सबको देना है, समझ आ रहा ना, इतना कृषि टैक्स देना है। तो ये सब जो कानून आते थे, ये अधिनियम, अंग्रेजों को इनकी संपत्ति पे ये अधिकार है, ये सारे के सारे नियम इन सारे देसी जो राज्य थे जिनको अंग्रेजी राज्य बना दिया गया था, सब पे एक साथ अप्लाई होते थे। अगर कोई कानून जो लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, लोगों को खराब लगती थी, तो मुझे बताओ कि पूरा का पूरा अंग्रेजी राज्य मिल के आवाज़ उठाएगा कि नहीं, कि हाँ भाई ये जो कानून आपने लगाया ये हमारे लिए ठीक नहीं लग रहा है। उसमें अलग अलग से तो कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर ये उस समय भारत में कुछ देसी रियासतें थी, अंग्रेजों ने क्या कर लिया, इतने क्षेत्रों को जीत कर आपस में मिला लिया, ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों ने जीत कर आपस में मिला लिया। अब इस क्षेत्र में जो भी कानून लागू होगा इन सभी क्षेत्रवासियों के लिए लागू होगा। तो अगर वो कानून खराब है, मान के चलो कह दिया कि रात को 3 बजे कह रहे हैं, शाम को 5 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलेगा, एक कानून लगा दिया गया। तो मुझे बताइए ये सारे के लिए कानून है, ये कानून सही तो नहीं है। शाम के 5 बजे कोई क्यों नहीं निकलेगा घर से, हम तो रात को 8 बजे तक घूमेंगे। अगर ये कानून लग जाता है तो इसके प्रति सब लोग आवाज़ उठाएगा कि एक लोग, सब लोग। तो सब लोग क्या हुआ, एकता में बंधा कि नहीं, जितने भी अंग्रेजी राज्य के लोग थे सब एक हो गए कि नहीं, और वो मिलके इस अंग्रेजों के खिलाफ क्या करने लगे, आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से भी राष्ट्रवाद के उदय में क्या मिलता है, बल मिलता है कि अंग्रेजी राज्य गठन करते गए, एक जैसा कानून लगाते गए, और उस कानून से क्या होता है, देश के लोगों में उस कानून के प्रति एक अलग सी भावना जगती है और वो अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। तो सभी लोग बोलते हैं, जो भी इस राज्य में शामिल है सभी बोलते हैं। इस कारण से हम इसको कहते हैं कि ये भी राष्ट्रवाद का विकास का एक कारण था। बोर्ड मिटाते हैं फिर लिखते हैं इसको। इसमें पहला पॉइंट ये बनेगा, अंग्रेज आए तो थे व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे भारत के राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, उनमें शामिल होने लगे, हस्तक्षेप करने लगे। प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत की नींव रखी, साथ ही कई अलग नीतियों के कारण, या ऐसा लिखते हैं कई अलग नीतियां, जैसे सहायक संधि, सहायक संधि या जो डलहौजी की हड़प नीति थी, ये तुम्हारे चैप्टर का हिस्सा नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। वैसे सहायक संधि क्या था कि सहायक संधि में ये कहता था कि कोई भी राज्य जो देसी रियासतें हैं वो अंग्रेजी सैनिक को रखे, उसका खर्चा चलाए, और अंग्रेजी सैनिक उसके लिए हमेशा लड़ाई के लिए क्या रहेगी, तैयार रहेगी। ये था सहायक संधि नीतियाँ। जैसे सहायक संधि इरेज करते हैं, फिर सहायक संधि, हड़प नीति, नीतियों कर दो इसको, कई अलग नीतियों जैसे सहायक संधि, हड़प नीति के प्रयोग से कई देसी रियासतों को
ब्रिटिश भारत में मिलाया और उन पर एक जैसे कानून लागू किए। इस कानून के विरोध में सभी ब्रिटिश भारतीय निवासी आवाज उठाते थे, जिससे राष्ट्रवाद को बल मिला। जिससे राष्ट्रवाद को बल मिला। अब हम लोग तीसरे कारण पे आते हैं। तीसरा है अंग्रेजों की आर्थिक नीति। अंग्रेजों की आर्थिक नीति। आर्थिक का मतलब होता है पैसों से संबंधित। आर्थिक का मतलब क्या होता है? पैसों से संबंधित। अब अंग्रेजों की आर्थिक नीति किस प्रकार से काम कर रही थी? जब अंग्रेज नहीं आए थे तो भारत में कुटीर उद्योग काफी विकसित थे। कुटीर उद्योग कल की क्लास में मैंने बताया था कि नहीं? पॉलिटी जब पढ़ रहे थे तो बताया था। कुटीर उद्योग क्या होता है? छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जिसमें चरखा काटना, सिलाई बुनाई, पेंटिंग, नहीं तो छोटे छोटे उद्योग विकसित थे। उस समय गाँव में क्या स्थिति थी? एक गांव के घर में कुछ और सामान था तो दूसरे घर में कुछ और, वो लोग एक्सचेंज कर लिया करते थे, एक दूसरे से खरीद लिया करते थे, किसी और की ज़रूरत नहीं थी। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज आने के बाद अपने व्यापार को इतना ज़्यादा विकसित किया, कम दाम पे इतनी ज़्यादा सामान अवेलेबल कराना शुरू कर दिया कि इन छोटे छोटे उद्योग धंधे नष्ट होना शुरू हो गए। मुझे बताइए, एक गाँव में टोकरी बीनने वाला व्यक्ति है जो 20 रुपये में बेचता है, और वहीं प्लास्टिक की एक टोकरी 10 रुपये में बिकना शुरू हो गई, तो लोग किसको खरीदेगा? 10 रुपये वाली टोकरी को। तो इस प्रकार से वो जो आदमी है कितना दिन तक काम करेगा? धीरे धीरे उसका काम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो भारत में यही स्थिति हो रही थी। भारत में छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद कर दिए गए और अंग्रेज अपना व्यापार पूरी तरीक़ा से फैला रहे थे। अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल को निकाल कर ब्रिटेन भेजने लगे। कच्चा माल में क्या था? कॉटन हो जाना, जैसे कॉटन, कपास, जूट, कोयला, इन सब माल को वो लोग शिप में लाद के कहाँ पहुँचाने लगे? विदेश। वहाँ जाके सामान बनाते थे, उन्हीं सामानों को भारत में लाकर अधिक दामों में बेचा करते थे। ये आर्थिक नीति बड़ी खराब थी। जॉन सुलेवान उस समय का एक इतिहासकार है, वो लिखता है कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति स्पंज के जैसा काम कर रही है। किसके जैसा? स्पंज के जैसा। गंगा नदी के पानी को सोख कर टेम्स नदी में निचोड़ा जा रहा है। ये कौन बोला था? जॉन सुलेवान। इसका अर्थ क्या है बेटा? कि स्पंज के भांति उनकी नीति काम कर रही है। स्पंज क्या होता है? कभी देखा है फोम, रुई वाला फोम? रुई वाले फोम को कभी पानी में डाल कर देखना, वो पानी को क्या कर लेगी? सोख लेगी। और उसी पानी को फिर जैसे रुई को निचोड़ेगा तो सारा पानी कहाँ गिर जाएगा? नीचे। हमारे देश में गंगा नदी बहती है जो भारत की सबसे लंबी नदी है, और टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर स्थित है। लंदन किस नदी किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? टेम्स। तो वो क्या कह रहा है कि भारत में से, गंगा नदी में से एक स्पंज में पानी सोखा जा रहा है, कहाँ ले जाकर निचोड़ रहे हैं? टेम्स नदी में। ये केवल एक कहावत थी। ओरिजिनल कहानी ये था कि भारत के धन को उठा रहे हैं और ले जाके कहाँ रख दे रहे हैं? इंग्लैंड में। समझ में आ रहा है कि भारतीय धन को उठा कहाँ रखा जा रहा है? इंग्लैंड में। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस इंडिया में, उस पुस्तक में उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। क्या दिया? धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, कैसे किसी धन को बहा दिया जाता है, कैसे अंग्रेज यहां से धन को उठाए कहां ले जा रहे हैं?
धन निष्कासन थ्योरी दिया था कौन? दादा भाई नौरोजी ने। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारतीय आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। इस स्थिति के कारण जिन लोगों के उद्योग धंधे नष्ट हो गए वो अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए, और इस कारण से भी भारत में क्या होती है? राष्ट्रवाद की विकास हो रही है। देख रहा है ना कैसे धार्मिक नीति में अंग्रेजों की धार्मिक नीति से मुसलमान, हिंदू, सिख ये सब एक हो गए। देखा कैसे ब्रिटिश भारतीय जो भी लोग थे वो इनकी अलग अलग कानून के खिलाफ एक हो गए। अब कैसे जो उद्योग धंधे से लोग जुड़े थे वो अंग्रेजों के खिलाफ एक हो रहे हैं। तो धीरे धीरे पूरी भारत किधर की तरफ जा रही है? एकता की ओर। एकता की ओर सभी अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा के इसको लिखते हैं फिर से। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कुटीर उद्योग अर्थ है छोटे छोटे कार्य, कुटीर उद्योग अच्छे से चल रहे थे। अंग्रेजों ने भारत से कच्चे माल का निर्यात शुरू किया और उन्हीं कच्चे मालों को उन्हीं कच्चों मालों से वस्तु बनाकर भारत में अधिक मूल्य पर बेचने लगे। इससे कुटीर उद्योग धंधे नष्ट होने लगे और भारत निर्यातक देश से आयातक देश बन गया। इससे भी अंग्रेजों के खिलाफ भारत में राष्ट्रवाद को बल मिला। अब चौथे कारण की बात करते हैं। 3 कारणों को देख लिए तो चौथे कारण पर देखते हैं। भारत में समाचार पत्रिकाओं का विकास। समाचार पत्र कैसे भारत के राष्ट्रीय योगदान में मदद करते हैं, कैसे राष्ट्रवाद के विकास में मदद करते हैं। एक बात बताइए, हम लोग बिहार के एक छोटे से जिला के छोटे से गांव में इस क्लास को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गोपालगंज से। अगर यहाँ पे थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, उस समय चलते हैं जिस समय अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे। अगर मान के चलिए समाचार पत्र नहीं होता, समाचार नहीं है मतलब टीवी नहीं है, टीवी नहीं है मतलब क्या है कि उस समय लोग एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हैं। अब क्या है, अगर अंग्रेज हमारे को प्रताड़ित करते हैं, इस क्षेत्र में आके लोगों को पीटते हैं, ज़बरदस्ती इनसे धन वसूलते हैं, तो मुझे बताइए यहाँ की खबर दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगी। एज्यूम करके देखो कि आज न्यूज़ मीडिया चैनल कुछ भी नहीं है, समाचार नहीं है, मोबाइल नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है जिससे हम एक दूसरे की जानकारी ले पाएँ, तो किस प्रकार से अगर देवापुर गांव में कोई पिटा रहा है, अंग्रेज किसी को मार रहे हैं, हमारे अंदर खूब सारा राष्ट्रवाद का भावना है, हम चाहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें, लेकिन हमें मालूम कैसे चलेगा कि अंग्रेज कहाँ शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज कहाँ पे गलत कार्य कर रहे हैं? पता चलेगा? आज के ज़माने में पता चलेगा। अब जब
इतना करीब का पता नहीं चलेगा। हाँ, कोई आएगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा के बाद तो कहेगा फलाना जगह ऐसा ऐसा काम हो रहा था। अब हम 2 घंटे के बाद गए तो सब मामला क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो मुझे बताइए, एक छोटे से गांव अगर जानकारी नहीं मिल सकती तो बिहार में कोई घटना हो रही है तो बम्बई के लोगों को कैसे जानकारी मिलेगी, तमिलनाडु के क्षेत्र में कैसे जानकारी मिलेगी, अगर गुजरात के क्षेत्र में कोई घटना हो रही है तो बिहार के लोगों को कैसे पता चलेगा। इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समाचार। जैसे हम देखते हैं कि सियाचिन पे चीनियों ने अटैक कर दिया, उधर अटैक किया कि इधर धड़ाधड़ पूरे भारतीयों को मालूम चल गया। कैसे, समाचार के माध्यम से। किससे, कौन राष्ट्रपति बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सब किससे मालूम चल रहा है, समाचार। किसका मर्डर हो गया, किसकी चोरी हो गई, सब कुछ हमें समाचार के माध्यम से पता चल रहा है। तो ये समाचार पत्र भी राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ा योगदान साबित हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ, समाचार पत्रिकाओं में अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जाना शुरू किया गया कि हाँ भाई फलाना क्षेत्र में अंग्रेजों ने ऐसा ऐसा काम कर दिया, इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने इस प्रकार से काम कर दिया। तो ये जो लिखा गया ना, इससे भी पढ़ के लोगों के प्रति, लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति एक राष्ट्रवाद की भावना जागरूक हो गई कि हमारे भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा है। और इसलिए समाचार पत्रिकाओं को हम मानते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। भारत में पहला समाचार पत्र भी किसी अंग्रेज के द्वारा ही जारी किया गया था। जेम्स अगस्टक हिक्की एक अंग्रेजी व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल गजट नामक पहली समाचार पत्रिकाओं का विकास किया 1780 ईस्वी में। तो अब इसमें लिखते हैं, भारत में हो रहे शोषण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानकारी पहुंचाने का कार्य समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। भारत में पहला समाचार पत्र (1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टक हिक्की के द्वारा बंगाल गजट ये बंगाल गजट समाचार पत्रिका का नाम था। पहला समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टक हिक्की के द्वारा बंगाल गजट थी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से समाचार पत्रिकाएं। उसके बाद ढेर सारे समाचार पत्रिकाओं का विकास हुआ। बहुत सारे भारतीय लोग समाचार पत्र को पब्लिश करना शुरू कर दिए, साप्ताहिक पत्रिका या समाचार पत्रिका, और उसके माध्यम से भारत में हो रहे दुर्दशा को दिखाना शुरू किया। कई समाचार पत्रों पे तो रोक भी लग गया, कई सारे एक्ट निकाल दिए गए कि फलाना लैंग्वेज में समाचार पत्र नहीं छपेगी। हम इसलिए समाचार पत्रिकाओं को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अगला आने वाले इतिहास में टॉपिक्स हैं उसमें एक अलग से पूरा का पूरा चैप्टर ही है भारत में समाचार पत्रों का विकास। तो उसमें हम पूरा पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किस किस समाचार पत्र की स्थापना कब हुई और उसके विकास में क्या योगदान था। अब अगले 5वें की चर्चा करेंगे। 5वें कारण की चर्चा करते हैं भाई। भारत में रेलवे का विकास। रेलवे किस प्रकार से राष्ट्रवाद में काम आ गए। राष्ट्रवाद के जन्म में एकता की भावना में रेलवे का क्या विकास है। विकास रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका है। किस प्रकार से, देखो, अगर बिहार के कुछ लोग उत्साहित हैं कि गांधी जी कोई आंदोलन करना चाह रहे हैं, कहाँ पे, गुजरात के क्षेत्र में, तो गुजरात यहाँ से दूर है लगभग 2000 किलोमीटर के करीब। तो 2000 किलोमीटर, मान लो गांधी जी आज छोड़ दो, उन्होंने एक पेपर में अनाउंसमेंट कर दिया है। आज कितना तारीख है, 27, 30 तारीख से
हम एक आंदोलन स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम पूरे भारतवासियों का सहयोग चाहते हैं। कितना तारीख से? 30 तारीख से। अब मुझे बताइए, गुजरात के लोग तो पहुंच जाएंगे 30 तारीख को, लेकिन बिहार के लोग कैसे 30 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे? यहाँ से जाने में 10 दिन लग जाएगा, पैदल, बैलगाड़ी, साइकिल, क्या दिन? 10 दिन। वहाँ जैसे पहुँच रहे हैं सतुआ वतुआ सान के, मालूम चल रहा है कि आंदोलन तो समट गया है, अंग्रेज लाठी उठी चार्ज कर दिया, मतलब जनसंख्या छोटी हो जाती है। अगर बिहार में कोई आंदोलन छेड़ना है और पूरे भारतवासियों का सहयोग चाहिए, कैसे पहुँचेगा? आसपास के तो लोग फिर भी 1-2 दिन में पहुँच जाएंगे। यहाँ से पटना जाने में लग जाएगा पैदल, अगर तुम पटना जाएगा ना तो तुमको पटना जाने में पैदल लग जाएगा कम से कम दिन भर पैदल जाएगा। तो अब तुम खुद सोच के देखो कि दिल्ली में कोई आंदोलन है, यहाँ से दिल्ली 1200 किलोमीटर के करीब है, तो किस प्रकार से दिल्ली पहुँचेगा? 150 किलोमीटर जाने में दिन भर, तो 1200 किलोमीटर जाने में कम से कम 4-5 दिन आराम से। अब 4-5 दिन में तुम दिल्ली पहुँचा, आंदोलन में कैसे सहयोग देगा? इसमें सपोर्ट करता है कौन? रेलवे। 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी शासन कर रहा था। कौन था? डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था। डलहौजी ने भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत की। रेलवे किस उद्देश्य से अंग्रेजों ने शुरू किया था? रेलवे को शुरू करने का उद्देश्य था सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, क्योंकि उस समय ज़्यादा सिस्टम था नहीं भारतीयों के पास, इसलिए वो चाहते थे कि अगर रेलवे बन जाएगी तो कच्चा माल आसानी से हम बंदरगाह तक पहुंचा देंगे और वहाँ से बंदरगाह से लंदन पहुंच जाएगा, और लंदन से जो भी सामान आ रहा है उसको भारत के एक एक क्षेत्र में पहुंचाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रेलवे की। तो रेलवे का विकास किया गया था मालगाड़ी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे पैसेंजर के रूप में भी विकास होना शुरू हो गया। अब किसी भी भारतीयों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है तो रेलवे आसानी से पहुंचा देता है, कम समय में पहुंचा देता है। इससे क्या हुआ? आंदोलनों में बलपूर्वक योगदान मिला, आंदोलन में जन समर्थन मिला, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाके आंदोलन करना शुरू कर दिए। ये था रेलवे का भूमिका राष्ट्रवाद के विकास में। क्लियर है? तो इसको लिखते हैं। भारत में रेलवे का विकास लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच रेलवे की शुरुआत की गई। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, भारतीयों को किसी भी स्थान पर पहुंचने में, इरेज करके आगे लिखते हैं, मिटा बोर्ड, किसी भी स्थान पर पहुंचने में समय कम लगने लगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी आंदोलनों में मिली। इस प्रकार रेलवे का विकास भी राष्ट्रवाद के विकास में मुख्य भूमिका निभाया। दो तीन और कारण हैं जिनको हम देखेंगे। बोर्ड इरेज करो। ठीक है। पांच देखे थे ना? कितना देख लिए थे? छठा,
अंग्रेजी शिक्षा का विकास। अंग्रेजी शिक्षा का विकास। देखिए अंग्रेजी शिक्षा का विकास भी बहुत बड़ा योगदान साबित हुआ राष्ट्रवाद में। कैसे? हम बिहारी हैं तो बिहारी क्या बोलेगा? भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, इन सब भाषाओं को बोलेगा। वहीं अवधी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, इस प्रकार से भाषा, राजस्थान में राजस्थानी। तो मुझे एक बात बताइए, भारतीय एक दूसरे की भाषा समझेंगे कैसे? मैं भोजपुरी बोलता रहूं किसी मराठी के सामने, उसको क्या ही पता चलेगा? पता चलेगा? कोई तमिल वाला आके मेरे सामने कुछ भी बोल रहा है, मेरे को गाली दे रहा है कि मेरे से अच्छी बातें कर रहा है, ये हमको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इस कारण से एक नई लैंग्वेज की विकास जरूरी थी भारत में, और वो विकास में मदद किया कौन? अंग्रेजी, इंग्लिश। हम भोजपुरी जानते हैं लेकिन अगर हमें इंग्लिश भी आती है, तमिलनाडु वाला तमिल भी जानता है लेकिन उसको भी इंग्लिश आती है, तो किस भाषा में हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं? अंग्रेजी। राजस्थानी वालों से भी हम किस भाषा में बोल सकते हैं? अंग्रेजी। इस प्रकार से एक दूसरे का दुखड़ा सुनने के लिए कौन भाषा काम आया? अंग्रेजी। अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा का जन्म इसलिए किया ताकि वो भारतीयों से अपने फायदा के लिए मेल मिलाप कर सके, उनको क्या समस्या वो सुन सके या अपनी प्रॉब्लम्स को बता सके। लेकिन ये कारगर साबित हो गया किसमें? किसमें साबित हो गया? भारत के राष्ट्रवाद में। समझ में आ रहा है कि एक दूसरे की बात समझना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अलग अलग राज्यों की अलग अलग राज्यों के लोगों की अलग अलग भाषाओं के बंधन, ये ऐसे लिखते हैं, अलग अलग भाषाओं को समझने में मददगार सिद्ध हुई। जैसे तमिल बोलने वाला व्यक्ति अंग्रेजी में किसी मराठी बोलने वालों से भी अपनी बात कर सकता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा जो है राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में अगला पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड लीटन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड लीटन उस समय वायसराय था, गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं। लॉर्ड लीटन ने कुछ ऐसे काम किए जिससे भारतीयों के मन में काफ़ी गुस्सा फूट गया। 3 काम इसके मेजर थे। सबसे पहले लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। क्या होता था स्टूडेंट्स वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? सबसे पहले ये क्यों लाया गया उसके बारे में चर्चा करते हैं। उस समय काफ़ी लैंग्वेज में पत्रिकाएं छपा करती थी, जैसे बंगाली भाषा में पत्रिका छपती थी, मराठी में भी छपती थी, गुजराती में भी छपती थी, तमिल में भी छपती थी, तेलुगु में भी छपती थी, हर एक भाषाओं में पत्रिकाएं छपती थी। इससे क्या होता था, अगर वो अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ पत्रिकाओं में लिखा गया है, अंग्रेज उसको पढ़ने में समर्थ नहीं थे। जैसे अगर तमिल में कुछ लिख दिया है, अंग्रेज़ों को तमिल थोड़ी आती थी,
तो वो तमिल कैसे पढ़ पाएगा? अगर बंगाली भाषा में लिख दिया गया तो अंग्रेजों को बंगाली थोड़ी आती थी, इसलिए वो बंगाली कैसे पढ़ पाएगा? इसी डर से बचने के लिए लॉर्ड लिटन ने क्या कह दिया कि कोई भी स्थानीय भाषा में पत्रिकाएं नहीं छपेंगी, कोई भी पत्रिकाएं स्थानीय भाषा में नहीं छपेगी, मतलब लोकल लैंग्वेज में नहीं छपेगी। सबको छापना है किस भाषा में छापो? इंग्लिश में छापो। इंग्लिश में छापेगा तब हम पढ़ेंगे, तब ना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसे तुम क्या मेरे को गाली लिखता है कि क्या लिखता है, कैसे पता चलेगा? तमिल में तुम कुछ भी छाप दिया, इंग्लिश में छापेगा तब पढ़ेंगे, तब ना तुमको धक्के दबोचेंगे कि तुम क्या लिखा था। इसलिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, कहा लोकल भाषा में किसी की न्यूज़पेपर नहीं छपने चाहिए, छापना है तो किस भाषा में छपो? अंग्रेजी भाषा में छापो। तो इसमें तुम लोग को एक चीज़ यही लिखना है, इसमें अंग्रेजी भाषा में, इसमें अंग्रेजी भाषा में पत्रिकाओं को छापने पर बल दिया गया। ठीक है, तो ये था क्या? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड लिटन के द्वारा। दूसरा, सिविल सेवा में उत्तीर्ण होने हेतु अधिकतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। ये क्या था? अगर तुम्हें सिविल सेवा बनना है, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, जैसे कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी, इस प्रकार के पोस्ट लेने हैं, 21 साल के भीतर पहले एग्ज़ाम दे देना होता था। और उसमें एग्ज़ाम यहाँ नहीं, भारत में नहीं होता था, लंदन में जाके इसका एग्ज़ाम दिया जाता था। आज यूपीएससी का नाम सुना है तुम लोग? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे डिस्ट्रिक्ट के डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, उस प्रकार का डीएम और एसपी बनने के लिए लंदन में जाके परीक्षा देनी पड़ती थी। और उसकी उम्र कितनी थी? 21 साल। लिटन ने क्या किया कि कम से कम भारतीय इस परीक्षा में पास हो, इसके लिए उम्र घटा के कितना कर दिया? 19 वर्ष। कितना? 19 वर्ष। इसका तात्पर्य क्या था कि अब तुम लोग खुद बताओ, 10th क्लास पास होते होते आराम से 15-16 साल हो जाता है कि नहीं? 15-16 साल में 10th पास हुआ, फिर 2 साल इंटर ले लो तो कितना हो जाएगा? 17। मान लो 15 साल में कोई 10th पास करता है, 2 साल इंटर करता है तो कितना होता है? 17। और 3 साल ग्रेजुएशन, तो 17 कितना होता है? 20। इस उम्र को तुम क्या कर गया? पार कर गया। जब इस उम्र को तुम पार कर गया तो आईसीएस का फॉर्म भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। इसका यही मकसद था कि कम से कम लोग फॉर्म भरें। लेकिन हमारे कितने भारतीय जो इंग्लैंड में भी जाके इस परीक्षा को पास करते थे। समझ में गया? तीसरा उसने क्या किया? हथियार हेतु लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को काफी जटिल बना दिया। अगर हथियार आज भी हम लोग लेते हैं नहीं, लाइसेंसी हथियार, जिसका लाइसेंस सरकार देती है कि हाँ तुमको एक प्रोटेक्शन के लिए हथियार तुम खरीद सकता है, लाइसेंसी। लाइसेंस नहीं है तो ऐसे हथियार जब्त किए जाते हैं और जिसके पास वो मिलता है उसको भी जब्त किया जाता है, उसको भी जेल भेजा जाता है। लेकिन उस समय क्या था, अगर किसी हथियार तुम्हें लाइसेंस के थ्रू कोई हथियार लेना है तो उस हथियार के लिए इतना हार्ड प्रोसेस कर दिया कि पहले इसके पास जाओ, फिर उसके पास जाओ, फिर इस अधिकारी के पास जाओ, उस अधिकारी के पास जाओ, ऐसे घूमते रहो। हथियार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हथियार मिल गया तो तुम किसके खिलाफ बोलेगा? अंग्रेजों के खिलाफ। तो हथियार ही नहीं देंगे, बोलेगा क्या? इस तीनों, ये जो 3 उसने नियम लगाए धड़ाधड़, इस नियम से भारतीयों के मन में क्या फुट गया? गुस्सा। कि हमारे प्रेस अपने भाषा में छप रहे थे, उसको भी रोक दिया। हम सिविल सेवा में 21 साल की उम्र तक जा रहे थे, उसको घटाकर 19 साल कर दिया। और हथियार लेने की प्रोसेस को इतना जटिल बना दिया कि अब हम लाइसेंसी हथियार भी नहीं खरीद सकते। इसके विरोध में भी लोगों को क्या मिला? राष्ट्रवाद के विकास में बल मिला। ठीक है, अब एक लास्ट इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इस क्लास को फिनिश करेंगे। लास्ट है 8वां होगा
हैं, लॉर्ड रिपन की उदारवादी नीति। जैसे ही लॉर्ड लिटन यहां से चला गया, उसके बाद कौन आता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने वो सभी काम किए जो लिटन ने किए थे। जैसे लिटन ने पहला काम क्या किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में लिटन ने क्या कर दिया कि कोई भी पत्र देसी भाषा में नहीं छपेगी, लोकल लैंग्वेज में नहीं छपेगी। रिपन साहब आए, रिपन ने कह दिया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट खत्म करो। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लिटन ने लगाया था, रिपन ने उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और कहा कि जिस भाषा में जिसको छापना है वो क्या कर सकता है? छाप सकता है। तो पहला तो यही काम किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। अच्छा काम किया, खराब? दूसरा उसने क्या काम किया था? सिविल सेवा में पास होने के लिए 21 से घटाकर कितना किया था? 19 वर्ष। इसने फिर से 19 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया? 21 साल से। ICS में जाने हेतु 19 वर्ष से उम्र बढ़ाकर कितना कर दिया? 21 वर्ष कर दिया। ठीक है। और तीसरा, लाइसेंस की प्रक्रिया जो हार्ड बनाया गया था उसको फिर से आसान कर दिया। लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाया। एक और काम इसने ऐसा कर दिया जिससे अंग्रेज इसके खिलाफ भड़क गए। भारतीयों के लिए तो अच्छा काम कर रहा है ना, भारतीयों के लिए कैसा काम कर रहा है? अच्छा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया, सारे के सारे जितने भी प्रेस छापने वाले लोग थे खुश हो गए इससे। सिविल सेवा में जाने वाला उम्र को जो घटाया गया था फिर से बढ़ा दिया, फिर जो भी लोग तैयारी करने वाले थे वो भी इससे खुश हो गए। लाइसेंस बंदूक रखने वाले भी खुश हो गए क्योंकि इसने प्रक्रिया को आसान कर दिया। एक और इसने काम कर दिया, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल क्या था बेटा? पहले क्या होता था, जो भी जज बनता था ना, जज जो लोगों को सजा सुनाता था वो जज अंग्रेज होता था। जज कौन होता था? अंग्रेज। तभी तो इतने लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई। कोई भारतीय होता तो शायद इतना फांसी नहीं होती। अंग्रेज ही जज होता था और सारे भारतीयों का मुकदमा सुनता कौन था? अंग्रेज। और वही सजा सुनाता था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहरी या जितने भी लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, ये सब के सब अंग्रेजी जजों ने इसके सजा को सुनाया था। लेकिन लॉर्ड रिपन ने क्या किया? कहा कि जज केवल अंग्रेजी क्यों बनेगा, भारतीयों को भी जज बनना चाहिए। और कोई दोषी में अंग्रेज पाया जाता है, अंग्रेज दोषी पाया जाता था उसको छोड़ दिया जाता था। अब भारतीय दोषी पाए गए तो उनको सजा दिया जाता था। तो लॉर्ड रिपन ने कहा कि केवल भारतीय ही थोड़ी दोष करते हैं, भारतीय ही थोड़ी गलती करते हैं, गलती करने में अंग्रेज भी हो सकते हैं। इल्बर्ट बिल लाया और कहा कि अब जज बनने का मौका किसको मिलेगा? भारतीयों को भी। भारतीय भी जज बनेंगे और जज बनने के बाद सजा भी सुनाएंगे। उसमें वो चाहे तो अंग्रेजों को भी सजा सुना सकते हैं। इस बात से सभी के सभी अंग्रेज क्या हो गए? भड़क गए। ये क्या काम कर रहा है रिपन? जो काम नहीं करना चाहिए भारतीयों के लिए वो तो कर ही रहा था। एक और ऐसा काम कर दिया कि अब भारतीय जिनको कुछ पता नहीं है वो अंग्रेजों को सजा सुनाएंगे। अब वो जज बन जाएंगे, अंग्रेजों को सजा सुनाएंगे। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे नाराज हो गई और इनको कहा कि आप भारत छोड़ के कहाँ चले आइए? इंग्लैंड चले आइए। इनको हटा के कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया। इससे भी भारतीय लोगों में बड़ी गुस्सा आ गई कि कोई व्यक्ति जो भारत के लिए अच्छा काम कर रहा था उसको तुम कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड बुला लिया। इसके जगह पे वापस दूसरे गवर्नर को भेज दिया। इससे भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना को क्या मिली? एकता मिली, क्योंकि लोगों को मालूम चला कि अंग्रेज नहीं चाहता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो। क्लियर है? तो आज का सेशन समझ में आया सबको? तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास इसके आगे की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।